हेलो एवरीवन, आसिफ खान एंड वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। सो दोस्तों, अभी कुछ दिनों पहले न्यूज आई कि इंडियन गवर्नमेंट ई रूपी लॉन्च करने वाली है। उसी टॉपिक पे आज हम बात करने वाले हैं कि डिजिटल रूपी और ई रूपी क्या है, ई रूपी और यूपीआई में क्या डिफरेंस है और गवर्नमेंट को इसकी जरूरत क्यों पड़ी और गवर्नमेंट इसको कब लॉन्च कर रहा है और लास्ट में मेरा ओपिनियन। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, लेकिन इससे पहले कि मैं वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन देना स्टार्ट करूं, न्यू व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली और भी ऐसी ही वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। ओके, लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, डिजिटल रूपी और EINR और ई रूपी इंडियन करेंसी का एक टोकनाइज्ड वर्जन है जिसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एज अ सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी इश्यू किया है। मतलब हमारी जो करेंसी नोट्स के फॉर्म में है, जिसको हम बैंक से और ATM से कैश के फॉर्म में विड्रॉ करते हैं, उसको अब RBI ने एक डिजिटल फॉर्म दे दिया है। दैट्स इट। और उसका UPI, NEFT और RTGS से कोई लेना देना नहीं। ऑल आर डिफरेंट। अच्छा, इंडिया डिजिटल कॉइन लॉन्च करने वाला है, ये न्यूज आई थी तब बहुत लोगों ने गेस किया था कि इंडियन गवर्नमेंट अपनी खुद की क्रिप्टो करेंसी लॉन्च करने वाली है, लेकिन ऐसा भी नहीं है बिकॉज क्रिप्टो करेंसी कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज्ड होती है जिससे गवर्नमेंट को प्रॉब्लम है और इसीलिए रिसेंट बजट में क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस पे 30% TDS भी लगाया। ये क्रिप्टो करेंसी और डिसेंट्रलाइजेशन एक डिफरेंट टॉपिक है जिस पर ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूं। उसको अब तक आपने नहीं देखा तो सबसे पहले जाके वीडियो देख लीजिए, लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसमें मैंने पूरी डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया कि व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी एंड हाउ इट वर्क्स एंड अ टॉपिक ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन आल्सो कवर्ड इन दैट वीडियो। वो वीडियो आपने देख ली तो ये डिजिटल करेंसी वाला कॉन्सेप्ट बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएगा। बेसिकली ये टोकन क्लियरली सेंट्रलाइज्ड होगा और इस पे डेफिनेटली RBI और गवर्नमेंट का कंट्रोल रहने ही वाला है। लेट्स अंडरस्टैंड डिजिटल रूपी मोर। RBI ने रिटेल डिजिटल रूपी को एज अ डिजिटल टोकन इश्यू किया है और इंडिया की 8 बैंक्स को फेज वाइज पायलट लॉन्च के लिए शॉर्टलिस्ट कर लिया गया है और ऑलरेडी पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट हो चुका है। पायलट लॉन्च का मतलब है कि RBI ने सोचा कि ऑल इंडिया में डिजिटल टोकन लॉन्च करने से पहले सिलेक्टेड लोगो और सिलेक्टेड एरियाज में एक ट्रायल लॉन्च करके देखते हैं क्या रिजल्ट मिलता है। कमिंग टू द टॉपिक, डिजिटल रूपी के पायलट लॉन्च के फर्स्ट फेज में 4 बैंक्स होगी जिसमें SBI, ICICI बैंक, येस बैंक और IDFC फर्स्ट बैंक पार्ट लेंगे, जबकि सेकंड फेज में बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, HDFC बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक ज्वाइन करेंगे। RBI की एक प्रेस रिलीज के अकॉर्डिंग कुछ सिलेक्टेड लोकेशंस जैसे मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर और भुवनेश्वर के लोग और उसमें भी CUG मतलब क्लोज्ड यूजर ग्रुप के कस्टमर्स और मर्चेंट्स जो बैंक्स मैंने बताई उसमें से किसी भी एक बैंक के वॉलेट से रिटेल डिजिटल रूपी यूज कर सकते हैं। पायलट प्रोग्राम में कस्टमर्स डिजिटल वॉलेट के थ्रू ई रूपी का ट्रांजैक्शंस इजीली कर पाएंगे और डिजिटल वॉलेट एंड्रॉइड स्मार्टफोन में सेव हो सकता है और यूजर को सिर्फ अपना बैंक अकाउंट ई वॉलेट से लिंक करना होगा और उसके बाद डिजिटल मनी के थ्रू आप इंडिविजुअल पेमेंट भी कर सकते हैं और मर्चेंट पेमेंट भी कर सकते हैं। बट डिजिटल मनी सेंड या रिसीव करने के लिए ई वॉलेट का होना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब जानते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन UPI एंड ई रूपी। दोस्तों, ई रूपी एक लीगल टेंडर है, कोई पेमेंट मीडियम नहीं है। व्हाट आई मीन इज दैट ई रूपी अपने आप में खुद एक एसेट है, जबकि UPI, NFT और RTGS गूगल पे, फोन पे ये सब पेमेंट ट्रांसफर करने का एक मीडियम है। इन शॉर्ट, UPI ट्रांजैक्शन करने के लिए आपको फिजिकल करेंसी की जरूरत पड़ेगी और ई रूपी खुद ही एक करेंसी है जिसको आप वॉलेट की हेल्प से ट्रांसफर कर सकते हैं। किसी UPI ID या ऐप की जरूरत नहीं है इसके लिए और ई रूपी खुद एक यूनिट है, कोई मीडियम नहीं है और इसको हम मल्टीपल तरीकों से यूज कर पाएंगे। जैसे ट्रेडिशनल ट्रांजैक्शन तो हो गया, बट साथ ही इंस्टेंट लैंडिंग, फाइनेंस, ट्रेडिंग एटसेट्रा। UPI, NEFT और RTGS को डिजिटल ट्रांसफर करने के लिए बैंकिंग प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ता है, जबकि ई रूपी डायरेक्टली एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में ट्रांसफर हो जाएगा। और अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, ई रूपी 31 मार्च 2023 के आसपास ऑल इंडिया के लिए लॉन्च हो सकता है, जिसमें RBI गवर्नर शक्तिकांता दास ने कहा कि नॉर्मली कोई भी UPI ट्रांजैक्शन में बैंक
इंटरमीडिएशन का इन्वॉल्वमेंट होता है। बट इन द केस ऑफ CBDC, जैसे हम बैंक में जाते हैं, कैश विड्रॉ करते हैं, कैश जेब में डाले और निकल गए, वैसे ही आप डिजिटल करेंसी विड्रॉ कर सकते हैं, उसको अपने डिजिटल वॉलेट में स्टोर किया और निकल गए, और फिर आप किसी मर्चेंट को या किसी पर्सन को पेमेंट करोगे तो सेम वैल्यू आपके वॉलेट से अनदर पर्सन के वॉलेट में ट्रांसफर हो जाएगा और उसमें किसी भी बैंक का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। अभी जो डिजिटल ट्रांजैक्शन हम UPI, NEFT और RTGS के थ्रू करते हैं, उसकी कंपैरिजन में ई-रूपी के ट्रांजैक्शंस बिल्कुल अनोनिमस होंगे। फॉर एग्जांपल, मेरे पास 1 लाख रुपीस कैश पड़े हैं, अब वो मैं किसी को देता हूं, क्या करता हूं, कोई नहीं जानता मेरे सिवा, राइट? सेम वैसे ही मैंने 10,000 के डिजिटल रूपी अनदर पर्सन को ट्रांसफर कर दिया, वो मेरे और उसके सिवा किसी को नहीं पता। RBI के डेप्यूटी गवर्नर T रविशंकर ने कहा कि अभी फिलहाल हम सिर्फ और सिर्फ टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन पे फोकस कर रहे हैं, अनोनिमिटी को बाद में इंश्योर करेंगे। वैसे मुझे नहीं लगता कि डिजिटल रुपए के ट्रांजैक्शंस इतने भी अनोनिमस होंगे, बिकॉज ट्रांजैक्शंस किसी ना किसी सेंट्रलाइज्ड लेजर पे रिकॉर्ड तो होंगे ही। आप कमेंट में बताओ आपको क्या लगता है। एट प्रेजेंट जैसे कोई पर्सन बैंक में एक सर्टेन अमाउंट से ज्यादा का ट्रांजैक्शन करता है तो उसको पैन कार्ड डिटेल्स देनी पड़ती है, राइट? वैसे ही सेम रूल डिजिटल करेंसी में भी अप्लाई होता है। इस मामले में पेपर करेंसी और डिजिटल करेंसी में कोई डिफरेंस नहीं है, बिकॉज दोनों ही करेंसीज हैं। डिजिटल रूपी वॉलेट यूजर्स के लिए SBI ने 1 लाख रुपीस की होल्डिंग लिमिट अलाउ की है और एक दिन में यूजर 25,000 से ज्यादा ट्रांसफर नहीं कर सकते, और साथ ही पर डे ट्रांजैक्शन काउंट लिमिट 20 रखी है। मतलब एक दिन में आप 20 बार ट्रांजैक्शन कर सकते हैं और वन टाइम में यूजर आई थिंक 10,000 का ट्रांजैक्शन कर सकता है। सो अभी पायलट प्रोजेक्ट के लिए तो यही क्राइटेरिया डिसाइड किया हुआ है, बाकी आगे अकॉर्डिंग टू सिचुएशन चेंजेस हो सकते हैं। चलो ठीक है, ये सब तो मान लिया, ये सब समझ में आ गया, लेकिन गवर्नमेंट को इसकी जरूरत क्यों पड़ी जब UPI, इतने सारे डिजिटल ट्रांसफर और एवरीथिंग वी हैव, सो गवर्नमेंट को ई-रूपी लॉन्च करने की जरूरत क्यों पड़ी? दोस्तों, RBI होप्स कि डिजिटल रूपी की हेल्प से इंटर बैंक मार्केट और ज्यादा इफिशिएंट हो सकते हैं, बैंक्स का ट्रांजैक्शन कॉस्ट रिड्यूस हो सकता है और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस और ज्यादा इजियर और चीपर हो सकता है। और सबसे बड़ी चीज, RBI को पेपर नोट्स और फिजिकल कॉइन्स प्रिंट करने का काफी खर्चा बच सकता है। जब मैंने इस टॉपिक पर रिसर्च करना स्टार्ट किया तो मुझे लगा कि जितना RBI सोच रही है ये इतना ज्यादा हेल्पफुल नहीं होगा, बिकॉज हम तो ऑलरेडी UPI और अदर मेथड्स के थ्रू इजीली इंस्टेंट ट्रांजैक्शंस एंजॉय कर रहे हैं, राइट? बिकॉज अगर हमने कहीं स्टॉल पे चाय भी पी तो विद इन अ सेकेंड 10 रुपीज का UPI QR कोड स्कैन करके हम चलते बनते हैं। बट एक बहुत ज्यादा ध्यान देने वाली बात ये है दोस्तों कि हम जो रेगुलरली UPI ट्रांजैक्शंस करते हैं उसका ट्रांजैक्शन कॉस्ट गवर्नमेंट सब्सिडीज और बैंक्स के ऊपर आता है, वो भी थाउजेंड्स ऑफ करोड़ का अमाउंट होता है। इसी के चलते इट इज पॉसिबल कि NPCI आगे चल के UPI ट्रांजैक्शंस पे एटलीस्ट ट्रांजैक्शन कॉस्ट तो ऐड कर ही सकती है। बाकी फ्यूचर में क्या होता है और क्या नहीं, ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्या RBI और गवर्नमेंट जो रिवॉल्यूशन ई-रूपी के थ्रू सोच रहे हैं वो हो पाएगा या आइडिया फ्लॉप हो जाएगा? आपके क्या ओपिनियन है इस बारे में हमें कमेंट्स करके जरूर बताइए। सो चलिए, नाउ इट्स टाइम टू रैप ऑन दिस वीडियो एंड आई होप कि डिजिटल करेंसी और ई-रूपी से रिलेटेड बहुत ही यूजफुल इंफॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड कर पाया हूं। सो अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है या डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सो वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके हमें जरूर बताइए और लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। और ऐसी ही इंफॉर्मेशनल और एजुकेशनल वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, योर चॉइस, योर डिसीजन।